स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोहिनूर की। कोहिनूर हीरा, इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लेकिन पता बहुत कम लोगों को होगा इसकी एक पूरी कहानी क्या थी कोहिनूर की। कोहिनूर ये जो शब्द है, पर्शियन शब्द है, इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का पर्वत। कैसे कोहिनूर को दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हीरा कहा जाने लगा, कैसे ये हीरा पहले मुगल राजाओं के पास रहा, फिर जो पंजाबी महाराजा थे उनके पास में रहा, उसके बाद चला जाता है अंग्रेज़ों के पास। तो ये इसकी पूरी कहानी क्या थी, क्या पूरा सफ़र रहा है, ये आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों कोहिनूर हीरे को काटा गया, उसका जो शेप था उसको रिस्ट्रक्चर किया गया। तो उसका जो पहले जो कोहिनूर था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, बाद में ये 105.6 कैरेट का हीरा कैसे बचा, तो ये भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कोहिनूर ने कैसे आधी दुनिया जो है उसको ये घूम चुका है, पूरा जो हीरा है। और साथ ही साथ में एक सबसे बड़ी बात जो कोहिनूर के साथ जुड़ी है कि ये एक शापित हीरा है। कहा जाता है कि ये एक कर्स्ड डायमंड है, एक शापित हीरा है। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या इसका इतिहास रहा है, किन किन पावरफुल रूलर्स के पास ये गया और उसके बाद उन लोगों के साथ में क्या हुआ, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। UPSC के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही ये वीडियो आपके। ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे जो भारत की धरोहर है, जो कोहिनूर हीरा है, वो भारत से आखिर अंग्रेज़ों के पास तक का सफ़र कैसे उसका तय हुआ, ये कैसे उन तक पहुंचा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ में कोई भी क्वेरी हो, कुछ सवाल हो, बातचीत करनी हो, मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी आपका मन जाए। तो अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता है कि इसको जब पहली बार ये मिला, जहाँ से इसकी माइनिंग जब हुई थी, जो ये मिला उन खदानों से जो कि थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा जो माइंस हैं, वहाँ की कोल्लूर माइन से ये हीरा जो था वो 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में यहाँ पे हमें मिलता है। ये मिला यहाँ से, जो आंध्र प्रदेश था उस समय पे, गुंटूर के पास में ये जो था हीरा, ये मिला था कोल्लूर के माइन से। इस समय यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी दक्कन की, जिसका नाम था ककाटिया डायनेस्टी। तो करीबन ये 1163 के आसपास का समय है जब ककाटिया डायनेस्टी की जो शुरुआत थी वो हुई। 1163 से लेके 1323 तक ये डायनेस्टी रही थी। तो यहाँ पे ककाटिया डायनेस्टी जो थी उनके पास में ये हीरा रहता है उस समय पे। इसके बाद क्या हुआ कि 1310 आता है। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो उसका जो सेनापति था, जनरल था, जिसका नाम था मलिक कफूर, तो मलिक कफूर के साथ में यहाँ पे वारंगल के ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ पे दक्कन के ऊपर अटैक किया। जब ये अटैक होता है तो ककातिया डायनेस्टी से ये जो हीरा था कोहिनूर, इस समय तक आपको बता दें शुरुआत से ही कि इसका नाम कोहिनूर अभी नहीं रखा गया था। ये सिर्फ एक उस समय पे एक बड़ा हीरा हुआ करता था, जिसके लिए अलग अलग राजा समय समय पर लड़ते रहे। तो अब ये जो हीरा था, एक करीबन 100 बताते हैं 83 कैरेट का एक हीरा हुआ करता था, अंडे के एक आकार के साइज़ का। तो यहाँ पे इस हीरे को अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स के पास ये पहुँचता गया, शासकों के पास। ककाटिया डायनेस्टी से अब ये पहुँच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। खिलजी के पास पहुँचा, और खिलजी जो वंश था उसके एक शासक हुआ करते थे मालवा के, मालवा रीजन के जो शासक थे खिलजी वंश के, जिनका नाम था होशंग शाह खिलजी, जिन्हें होशंग शाह गौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो होशंग शाह गौरी के पास में हीरा पहुँच जाता है। अब ये करीबन समय आ चुका था, करीबन कुछ साल जब निकले, तो 1293 के आसपास की ये बात बताई जाती है, जब होशंग शाह खिलजी जो था उसने, क्योंकि ये मालवा के पास में एक और जो रियासत थी, ग्वालियर रियासत, तो यहाँ पे मालवा के उस शासक ने, होशंग शाह खिलजी ने, ग्वालियर रियासत पे हमला कर दिया। यहाँ पे ग्वालियर के ऊपर हमला किया जाता है। ग्वालियर के उस समय राजा हुआ करते थे नरेश डोगेंद्र सिंह, तोमर वंश यहाँ पे था, तोमर वंश के राजा डोगेंद्र सिंह हुआ करते थे। तो डोगेंद्र सिंह जो थे, इन पर जब हमला होता है यहाँ पे, तो डोगेंद्र सिंह ने उस युद्ध के अंदर होशंग शाह को, जो खिलजी वंश का राजा था मालवा का, उसको यहाँ पे हरा दिया। और उसके बाद जब उसे कैद कर लिया गया था, तो अपनी जान बचाने के लिए होशंग शाह जो था उसने कोहिनूर को प्रेजेंट किया एक तरह से। तोमर वंश के राजा जो थे डोगेंद्र सिंह, उन्हें ये कोहिनूर देता है और कहता है कि आप मेरी जान बख्श दीजिए। यहाँ पे कोहिनूर लेकर इसकी जान बख्श दी जाती है। 1294 का ये वो साल था जब बताया जाता है कि ये जो हीरा था वो ग्वालियर के तोमर राजा डोगेंद्र सिंह के पास रहा। इसके साथ ही अगर हिस्टोरियंस की बात करें, जो इतिहासकार जो कहते हैं, तो उनकी माने तो करीबन 1460 से लेकर उसके बाद 1526 तक ये जो हीरा था वो ग्वालियर में रहा। ग्वालियर के तोमर राजवंश के जो मान मंदिर महल है किले पर, वहाँ पर उसकी शान बढ़ाता रहा, उसकी शोभा बढ़ाता रहा। और इसी के साथ इसके लिए कई सारे जो एग्जामिनर्स थे उस समय पे, जो लोग आकलन करते थे कि इसका मूल्य कितना हो सकता है,
इस हीरे का, तो उन्हें भी बुलाया गया था। उन लोगों ने ये कहा, ये बताया हर एक मूल्यांकन करने के लिए जो आए थे इसका, उन्होंने ये कहा कि ये जो हीरा है इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। एक तरह से इस तरह इसको देखा जा सकता है कि पूरी दुनिया के लिए 2.5 दिन का जो भोजन है उसके बराबर ये हीरा है। मतलब 2.5 दिन के भोजन के बराबर पूरी दुनिया के इस हीरे की कीमत को आंका गया। इसके साथ क्या होता है कि जब ये हीरा इस समय ग्वालियर में था, लेकिन इस समय पर अब ये 1526 आ चुका था, और 1526 में आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि पहली पानीपत की जो लड़ाई थी, द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये होती है। पानीपत की लड़ाई हुई और इसमें क्या था कि जो बाबर था, बाबर इब्राहिम लोदी की ये जो लड़ाई थी, इसमें बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसने ग्वालियर के जो राजा थे उस समय पे तोमर वंश के जो आगे के जो शासक रहे, तो उनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो शासक थे तोमर वंश के, उनके परिवार को पकड़ लिया था। और ये इसने तब पकड़ा था हुमायूं ने ग्वालियर में तोमर वंश के विक्रमादित्य के परिवार को, जब वो गए हुए थे आगरा। वो आगरा में थे उस समय, ग्वालियर के पास ही पड़ता है आगरा। वो आगरा में थे। लोदी जो इब्राहिम लोदी था उसकी हार हो चुकी थी यहाँ पे, इनके परिवार को कैद कर लिया था। और जब इनके परिवार को कैद किया, इनको ये खबर पता चली, तो इन्होंने हुमायूं से एक तरह से कहा जाए कि सेटलमेंट, उनसे गुजारिश की कि आप मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। और इसके एवज में उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अपने जो कीमती गहने थे, अपने जो ज़वारात थे, उनकी पेशकश हुमायूं को की। इन्हीं ज़वारातों में एक जो ज़वारात था, जो एक हीरा था, वो था कोहिनूर। कोहिनूर यहाँ पे हुमायूं को दे दिया जाता है। हुमायूं ने कोहिनूर लिया। ये इसके बाद में ये कोहिनूर जो था हुमायूं ने पेश किया अपने पिता बाबर को, बाबर को दे दिया। 4 साल बाद बाबर की 1530 में हुमायूं, जब ये हीरा था, जब बाबर के पास गया, तो आप ये देखिएगा अब यहाँ से कि जैसे ये बाबर के पास जाता है तो 4 साल के बाद में बाबर की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। 4 साल के बाद ये 1530 आ चुका था। हुमायूं इसका अब मालिक बना कोहिनूर का। और जब कोहिनूर का मालिक बना हुमायूं, तो इस समय पे आप ये देखिए कि 10 साल हुए, और 10 साल के बाद ही 17 मई 1540 का वो दिन था जब बैटल ऑफ बिलग्राम, जैसे आप बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से भी जानते हैं, ये होती है। और यहाँ पे शेर शाह सूरी जो था उसने यहाँ पे हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हराया जाता है, और यहाँ से इसके बाद हुमायूं जो था उसको करीबन 15 साल जो अपनी ज़िंदगी के थे वो एक तरह से भागते दौड़ते यहाँ से वहाँ बिताने पड़े, एग्जाइल में बिताने पड़े। एक तरह से उसको देश निकाला कर दिया गया था। तो हुमायूं यहाँ से 15 साल तक, करीबन 1540 से 1555 तक दुनिया भर में यहाँ वहाँ भटकता रहा। ये हीरा आने के बाद हुमायूं हार चुका था 10 साल के अंदर ही। इसके साथ ही लेकिन ये चीज़ थी कि हीरा अभी भी हुमायूं के पास में था। हुमायूं अब यहाँ से अपना शरण लेने के लिए पहुँच जाता है हिंदुस्तान से पर्शिया जाता है, ईरान जाता है। करीबन ये साल बताया जाता है 1544 में जब ईरान पहुँचा, तो वहाँ पे उस समय पे ईरान की जो सफ़ाविद डायनेस्टी थी उसके शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे शाह तमास्प। तो जो शाह तमास्प थे उन्होंने बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण तरीके से, मतलब एक तरह से बहुत ही गले लगाकर हुमायूं का यहाँ पे स्वागत किया, उसको यहाँ पे अपने शरण दी। और जब उन्होंने उसको शरण दी थी, तो यहाँ पे जो मुग़ल एम्परर हुमायूं था, हुमायूं ने एक तरह से उनको धन्यवाद देने के लिए ये जो हीरा था इसको प्रेजेंट कर दिया। ये हीरा दे दिया उसने ईरान के शाह तमास्प को। अब ये कोहिनूर पहुंच गया तमास्प, एक तरह से टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड की तरह इसको दिया गया था। उस समय पे हुमायूं ने कई सारे अलग और भी जो ऑब्जेक्ट्स थे उसके पास में, जो प्रीशियस स्टोन्स थे, कई और रत्न थे, वो भी यहाँ पे दिए थे, उनमें कोहिनूर भी चला गया। लेकिन अब यहाँ पे जो साल था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो 1544 था, और 3 साल निकलते हैं। 3 साल तक ये बताया जाता है कि ये जो हीरा था वो ईरान के जो शाह थे तमास्प, उनके पास में रहा। लेकिन अब यहाँ से 1547 आता है। 1547 में एक बार ये हीरा फिर से वापस जो है अपनी धरती पर, अपनी जगह पर जहाँ से इसको निकाला गया था भारत, वहाँ पे वापस आ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी सूचना, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS बनना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए कई सारे कोर्सेज बैचेस लेकर आया है। वेल स्ट्रक्चर्ड बैचेस हैं, डिज़ाइन किए गए हैं उसी तरह से जो आपकी तैयारी को मजबूत बना सकें, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ और बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ। एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके ज़रूर इन कोर्सेज़ की डिटेल्स देखिएगा। और जब आपको इस कोर्सेज को, जो ये कोर्स है, इनको परचेज़ करना हो, तो वहाँ पे जो आपका कोड है VJ Live, उसका आपको ध्यान रखना है। ये जो कोड आप जब लगाएंगे VJ Live, तो यहाँ पे अपनी तैयारी को तो मजबूत बनाएंगे ही, साथ में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी पाते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए
अपना ये जो कोड है VJ लाइव इसको लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अब बात करते हैं कि ये हीरा आखिर दोबारा भारत वापस कैसे आया। भारत वापस इस तरह से आया कि 1547 से साल आ चुका था। 1547 में क्या हुआ कि दरअसल भारत में दक्कन के, अहमदनगर के, गोलकुंडा के जो बीजापुर था वहाँ के जो राजा हुआ करते थे अलग अलग, ये सारे के सारे राजा थे शिया मुस्लिम, जो शिया मुस्लिम सल्तनत थी यहाँ पे। ये जितने भी राजा थे जिनके नाम हम अभी आपको बताएंगे, तो ये जितने राजा थे ये लोग ईरान के जो उस समय के पर्शिया के जो राजा हुआ करते थे उनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे। पर्शिया के राजा कौन? शाह तामास्प, जिनको ये हीरा जिनके पास में उस समय पे था, तो उनको ये अपना गुरु मानते थे, धार्मिक गुरु और धार्मिक प्रमुख मानते थे एक तरह से। इन रियासतों के जितने भी राजा थे जिनका नाम था बुरहान निज़ाम शाह, गोलकुंडा के जो थे वो थे जमशेद कुतुब शाह और बीजापुर के थे इब्राहिम आदिल शाह। तो ये जितने भी शासक थे ये थे शिया मुसलमान ये थे। और इस तरह से इनको क्या किया जाता था कि दिल्ली के जो सुन्नी मुसलमान सम्राट थे वो इन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। तो इसके वजह से यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो राजा थे यहाँ पे जो शिया मुसलमान थे, जो हमने आपको बताया जिन जिन जगह के राजा हुआ करते थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। इसी बीच में जो ईरान के शाह तामास्प थे उन्होंने 1547 में अपने राजदूत को भेजकर भारत के अंदर, यहाँ पे राजदूत के अपने माध्यम से अहमदनगर के जो उस समय बुरहान निज़ाम शाह थे उन्हें ये हीरा जो था उन्हें कई सारे उन्होंने उपहार भेजे और इन उपहारों में उन्होंने इस हीरे को भी भारत जो है वापस भेज दिया। ये हीरा भारत वापस आता है। कोहिनूर इसमें शामिल था उस पूरे कंसाइनमेंट में, जो इनके कई सारे ऑर्नामेंट्स इसमें भेजे गए थे एक उपहार की तरह, गिफ्ट की तरह। तो अब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये जो पत्थर था, कीमती पत्थर जिसको करीबन जो 183 कैरेट का उस समय हुआ करता था, ये करीबन यहाँ पे उसके बाद भारत में रहता है 109 साल और 109 साल तक ये अहमदनगर के निज़ाम के पास, दक्कन के गोलकुंडा के निज़ाम के पास, इन दोनों के पास में रहता है। लेकिन अब साल आ जाता है 1656। ये करीबन 109 साल निकलते हैं यहाँ से, भारत में हीरा था, लेकिन अब साल आया 1656। 1656 में क्या होता है कि जो गोलकुंडा के कुतुब शाह थे उनका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था वहाँ पे, जो उनके जो सेनापति थे और जो बाकी लोग थे उनको लीड करता था। तो ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था मीर जुमला जिसका नाम था, मीर जुमला यहाँ पे क्या करता है कि उसके हाथों में हीरा लग जाता है। ये जो बाकी जो गोलकुंडा के निज़ाम जो थे उनके बाद में, तो जब उनके जाने के बाद ये हीरा मीर जुमला के पास में आता है, तो 1556 में मीर जुमला ने क्या किया कि कोहिनूर को मुग़ल एम्परर शाहजहाँ को भेंट कर दिया। ये आते हैं यहाँ पे आगरा, आके शाहजहाँ को एक प्राइवेट पूरा जो ऑडियंस का जो उनका दरबार लगता था जिसको दीवान खास कहा जाता था, तो दीवान खास में आकर मीर जुमला 8 जुलाई 1656 को कोहिनूर को शाहजहाँ को भेंट कर देते हैं। भेंट किया जाता है। इसके बाद बताते हैं कि मीर जुमला को दीवान भी बनाया गया था शाहजहाँ के जो पूरे उनका दरबार था उसमें। इसके साथ ही शाहजहाँ ने, आपको बता दें, यहाँ पे तख्त ए तौस जिसको पीकॉक थ्रोन कहा जाता है, एक बहुत ही आलीशान एक तख्त था, उसके ऊपर इस हीरे को लगवाया, कोहिनूर को लगवाया। शाहजहाँ यहाँ पे इस हीरे को अपना मालिक उसके बन चुके थे एक तरह से 1656 में। लेकिन इसके 2 साल बाद ही क्या होता है, जैसे ये हीरा कोहिनूर शाहजहाँ के पास आया, 2 साल बाद ही क्या हुआ कि 1658 में शाहजहाँ के खुद के बेटे ने, औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कैद कर लिया, उन्हें बंदी बना लिया। जुलाई 31 1658 का वो दिन था जब शाहजहाँ को बंदी बना लिया जाता है। और इसके बाद जो उनका ये जो तीसरा बेटा औरंगज़ेब था उसने बंदी बनाया था, उसके बाद वो यहाँ पे मालिक हो जाता है इस हीरे का। कोहिनूर उसने हड़प लिया अपने पिता से ही। शाहजहाँ के लिए भी एक तरह से ये जो हीरा था वो शापित साबित हुआ। जिस तरह से इसका इतिहास अगर देखा जाए तो कैसे अलग अलग राजाओं के पास में रहा है और फिर उन लोग राजाओं के साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पे अब ये कोहिनूर जो था ये हड़प लिया गया औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब के पास ये हीरा करीबन कई सालों तक रहता है। औरंगज़ेब के बाद में ये हीरा कोहिनूर मुग़ल ट्रेजरी थी उसमें रख दिया जाता है। मुग़ल ट्रेजरी में बताते हैं करीबन 80 साल ये हीरा रखा रहा। मतलब मुग़ल जो साम्राज्य था, जो उनके पूरे रत्न आभूषण जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इस हीरे को भी रख दिया गया। ये पीरियड बताया जाता है 1707 से लेके 1739 तक का, तो 1707 से लेके 1739 तक का ये यहाँ पे रख दिया जाता है। इस बीच में एक और चीज़ हुई थी, एक और राजा के पास में हीरा रहा था इनके मुग़ल साम्राज्य के। इस बीच में जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, रंगीला उनको उपनाम दिया गया था। तो यहाँ पे मोहम्मद शाह जो रंगीला थे 1719 में उनकी ताजपोशी हुई थी और ताजपोशी के साथ ही उनको ये हीरा, वो इसके मालिक बन चुके थे कोहिनूर के। कोहिनूर वो अपनी टर्बन में, अपनी पगड़ी में उन्होंने अपने ताज में लगाना शुरू किया।
ये यहाँ से आ चुका था सामने कि जो कोहिनूर है उसे जो पावरफुल रूलर होंगे, जो एक तरह से जिनको राजा जो होंगे मेन, वो अपने ताज के ऊपर कोहिनूर को यहाँ पे लगाया करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से सामने आती है। लेकिन आप देखिए कि फिर मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में क्या हुआ, 13 साल करीब यहाँ से निकलते हैं और 13 साल बाद ही नादिर शाह जो था, नादिर शाह ने यहाँ पे मुग़ल एम्पायर के ऊपर इन्वेड कर दिया, वहाँ पे घुसपैठ कर दी, अटैक किया। और 1732 का वो साल था जब 1732 में नादिर शाह ने आके मुग़ल एम्पायर के ऊपर यहाँ पे लूट मचाई, पूरा तबाह किया उसको। और इसके साथ ही जो कोहिनूर था उसको लूट के वापस ले गया। कोहिनूर के साथ में यहाँ पे पीकॉक जो थ्रोन था, जो तख्त तौस था शाहजहाँ का, उसको भी वापस ले जाया, उसको भी लूट लिया गया। और इन दोनों को लूट के यहाँ पे वापस से ईरान ले जाता है। नादिर शाह यहाँ पे वापस से इस कोहिनूर को ईरान ले गया। ईरान ले जाने के बाद नादिर शाह ने क्या किया कि इसको जो हीरा था उस समय पे, इसको नाम दिया, इसको नाम दिया जाता है कोहिनूर। कोहिनूर मतलब माउंटेन ऑफ लाइट, प्रकाश का पर्वत। यहाँ पे क्या होता है, अब ये नादिर शाह ने इसको नाम भी दे दिया हीरे को, सब कुछ हो गया, ले गया वापस से ईरान एक बार। लेकिन फिर क्या हुआ कि नादिर शाह को उसी के जो गार्ड्स थे, जो उसके बॉडीगार्ड हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद कुली खान और सली खान, इन दोनों ने मार दिया। उन दोनों ने ही नादिर शाह की हत्या कर दी। इसके बाद नादिर शाह के लिए जो एक और शख्स काम करते थे, लेकिन इन दोनों ने सिर्फ हत्या की थी, कोहिनूर को नहीं हड़पा था। इसके बाद सामने आते हैं अहमद शाह दुर्रानी, यानी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था ये सामने आया, जिसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। अहमद शाह दुर्रानी ने कोहिनूर को, नादिर शाह के पास जो कोहिनूर था उसको ले लिया। और इसके बाद ये यहाँ पे दुर्रानी एम्पायर के पास में अफ़गानिस्तान में ये कोहिनूर जो था वो रहता है। कोहिनूर यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जब रहा, इस बीच में उसको कांधार भी ले जाया गया। कांधार ले जाया जाता है और फिर आता है 1813। कुछ ही साल के बाद 1813 आया। और इसमें क्या हुआ कि अहमद शाह के ये जो अहमद शाह दुर्रानी थे, जो अहमद शाह अब्दाली था, इसके जो वंशज हुआ करते थे, उनके वंशज थे शाह शुजा दुर्रानी। तो ये जो शाह शुजा दुर्रानी थे काबुल के, इनके भाइयों के साथ इनका जो झगड़ा था वो चल रहा था। इस समय ये मालिक हो चुके थे कोहिनूर के। इनकी वाइफ जो थी वफ़ा बेगम, उनके पास में ये कोहिनूर जो हीरा था वो रहता था। शाह शुजा दुर्रानी का काबुल के अंदर अपने भाइयों से झगड़ा चल रहा था और वहाँ से बच निकलने के लिए ये वापस से भारत भागकर वापस आ जाते हैं। भारत वापस आते हैं। इनकी जो वाइफ थी, जो उस समय जिनके पास में जो मालिक होती थी इस हीरे की, वफ़ा बेगम, उनके पास हीरा रहता था ये कोहिनूर। तो ये भारत वापस एक बार इस हीरे को लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब ये भारत आए तो यहाँ पे जो उस समय कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, अता मोहम्मद खान, उन्होंने यहाँ पे शाह जो शुजा दुर्रानी थे इनको अरेस्ट कर लिया, इनको कैद कर लिया। कैद कर लिया जाता है और इसके बाद में जो इनकी पत्नी थी वफ़ा बेगम, वो यहाँ पे पहुँच जाती हैं सीधा महाराजा रणजीत सिंह के पास। सिख एम्पायर के जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उनके पास में पहुँच जाती हैं। क्यों पहुँची? क्योंकि ये यहाँ पे संधि कराना चाहती हैं, एक तरह से ये कराना चाहती थी कॉम्प्रोमाइज़ के, एक समझौता कर लिया जाए जिसके तहत आप मेरे पति को छुड़वा दीजिए अता मोहम्मद खान है उनसे, जो गवर्नर है कश्मीर के, और उसके बदले में हम आपको एक हीरा देंगे, एक बहुत ही बहुमूल्य हीरा है हमारे पास जिसको हम कोहिनूर कहते हैं। यहाँ पे रंजीत सिंह जो थे उन्होंने बीच में आके कॉम्प्रोमाइज़ कराया और इसके बाद ही ये जो शुजा थे उनको छुड़ा लिया जाता है मतलब उस कैद से। इनको यहाँ से छुड़ाया गया और इसके साथ ही जैसा कि डील हुई थी, जिस तरह की बातचीत थी, तो उसके तहत शाह शुजा ने, उनकी वाइफ वफ़ा बेगम ने अपने जो घर था उनका, जहाँ पे वो रहते थे लाहौर के अंदर उस समय पे, वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह को इनवाइट किया, उनको बाकायदा बुलाया और उसके साथ ही उनको ये जो कोहिनूर हीरा था, एक बहुमूल्य हीरा, उसको महाराजा रणजीत सिंह को, सिख रूलर को दे दिया जाता है 1 जून 1813 को। 1813 अब ये सिख जो साम्राज्य था उनके पास में हीरा पहुंच चुका था। इस तरह से आप देखिए कि कोहिनूर ने कैसे अपनी जर्नी पूरी की है। कहाँ से हमने शुरू किया था 11वीं शताब्दी से, और 1813 आते आते ये हीरा कितने दुनिया भर में घूम चुका है, कितने ही अलग अलग पावरफुल रूलर्स के हाथों से निकल चुका है। इसका एक तरह से आपको अगर आंकलन करके बताया जाए तो इसका जो पोजेशन जिन जिन लोगों के पास में रहा है, जिन जिन दरबारों के पास में, तो वो इस तरह से देखा जा सकता है कि मुगल्स के पास में हीरा 101 साल तक रहा, पर्शियंस के पास में 11 साल तक रहा, जो निज़ाम शाह डायनेस्टी थी अहमदनगर की और कुतुब शाह डायनेस्टी थी गोलकुंडा की, उनके पास में करीबन 109 सालों तक रहा, जो कि भारत में रहा। उसके साथ देखा जाए तो अफ़गान्स के पास कांधार के अंदर और काबुल के अंदर 66 सालों तक रहा, और फिर सिख के पास में, जो सिख जो उस समय थे लाहौर में, तो उनके पास में 36 सालों तक रहा। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो हीरा है कोहिनूर, ये अंग्रेज़ों के पास अब कैसे पहुंच जाता है।
तो साल 1839 1839 का वो साल था जो महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे, वो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में, क्योंकि अब ये हीरा रंजीत सिंह के पास में रहता था, इसके बाद में आगे कैसे उनका जो पूरा सिख एम्पायर था, अलग अलग शासकों के पास में जो भी इसके मालिक बनते गए, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें चलती गई, आप एक बार इस पर गौर कीजिएगा। रंजीत सिंह यहाँ पे उनकी मृत्यु होती है 1839 में। इसके बाद अगले जो उन्हें सक्सीड करते हैं, जो अगले राजा बनते हैं सिख एम्पायर के, वो बनते हैं खड़क सिंह। तो महाराजा खड़क सिंह यहाँ पे राजा बने, लेकिन कुछ ही महीनों में बताते हैं कि उनको यहाँ पे जहर दे दिया गया। उनके दरबार में ही एक कॉन्स्पिरेसी प्लॉट हुआ था, उसके चक्कर में, उसके चलते यहाँ पे क्या हुआ था कि महाराजा खड़क सिंह जो थे उनको जहर दे दिया गया था, और जहर देने के करीब 11 महीने बाद बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हुई, उनको उनके जो बेटे थे उन्होंने सक्सीड किया, नौनिहाल। तो नौनिहाल जो थे यहाँ पे, जब इनकी मृत्यु हुई थी खड़क सिंह की, वो अगले राजा बनते नौनिहाल। तो जब वो उनका अंतिम संस्कार करके वापस ही आ रहे थे, खड़क सिंह का, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उनके पिता की, वो वापस आ रहे थे, एक एक्सीडेंट के चलते, यहाँ पे मिस्टीरियस एक्सीडेंट उसको बताया जाता है, एक रहस्यमय एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते नौनिहाल उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, कुछ ही घंटों के बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार के। ये सब कुछ हुआ, इस बीच में करीबन ये 4 साल निकल जाते हैं। ये सिर्फ 4 साल का समय था जब 3 से 4 और 4 से 5 जो सिख रूलर्स थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और यहाँ पे अब ये जो अगले जो इसके मालिक एक तरह से कोहिनूर के बन चुके थे, वो थे महाराजा रंजीत सिंह के जो सबसे छोटे बेटे थे, दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह जो थे, 1843 की ये बात है, 1843 में वो महज 5 साल के हुआ करते थे, और 5 साल की उम्र में वो यहाँ पे एक तरह से कोहिनूर उन्हें विरासत में मिल चुका था। उस समय पे उनका जो पूरा एक तरह से जो स्टेट के अफेयर्स हुआ करते थे, जो कि राज्य हुआ करता था, जो मैटर्स हुआ करते थे, उनको उनकी जो माँ थी वो संभालती थी। ये जो स्थिति थी सिख एक तरह से स्टेट की, सिख राज्य की, तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इस समय पे उसका बहुत गलत एक तरह से फ़ायदा उठाया। क्या इन्होंने किया अंग्रेज़ों ने, यहाँ पे अंग्रेज़ों को भनक लग चुकी थी कि क्या इन लोगों के बीच में चल रही है स्थिति, यहाँ पे हम अगर चाहें तो इस पूरे सिख एम्पायर को अपने साथ मिला सकते हैं। तो कैसे इसको किया गया? पहला 1846, मेरा मानना है कि अगर साल में सही बोल रहा हूँ तो 1846 में पहली एंग्लो सिख वॉर हुई। इसके बाद में अगली सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है 1849 में, 1849 में, और इसके साथ ही जो पूरा सिख एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया। वो एम्पायर कोलैप्स हुआ यहाँ पे क्योंकि एक शासक जो थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, जो राजा थे उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। महज इस समय पर जो 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई है तब उनकी उम्र महज 10 साल बताई जाती है कि 10 साल के वो थे। इस समय पे अब लाहौर ट्रीटी पर साइन होता है। लाहौर ट्रीटी अंग्रेज सामने लाते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसको आप जानते हैं, और उसमें उस ट्रीटी ऑफ लाहौर में सिख जो एम्पायर था, जो राज्य था, उसका एनेक्सेशन तो था ही, साथ ही साथ में उनका एक और डिमांड जो बड़ी थी अंग्रेज़ों की, वो थी कि जो कोहिनूर है, ये जो हीरा है आपके पास, ये भी आप हमें सरेंडर करेंगे। अब यहाँ आप एक तरह से इसको इमेजिन करिए कि ये वो सीन क्या रहा होगा कि ये एक तरफ 10 साल के महाराजा दिलीप सिंह है, जो राजा दिलीप सिंह जो कि बहुत ही उम्र में छोटे थे उस समय पे, उन्हें नहीं पता था कि वो किन पेपरों पर साइन करने वाले हैं, क्या उनके सामने ट्रीटी उनके सामने पेश की गई है। एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट उनके सामने पेश किया गया, एक दस्तावेज उनके साममने पेश किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा, और ये किया गया 29 मार्च 1849 को, 29 मार्च 1849 को। यहाँ पे क्या था इसमें कि पूरा जो सिख किंगडम है उसको एनेक्स कर लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और साथ में कोहिनूर, उनकी एक बड़ी डिमांड थी कि हमें कोहिनूर भी चाहिए। इस समय पे, माफ़ कीजिएगा, इस समय पे जो दिलीप सिंह थे वो उनकी जो उनकी मनोस्थिति थी वो इस तरह की थी कि उनकी जो मदर थी, जो कि पूरा राज्य संभालती थी एक तरह से, उनको उनसे सेपरेट कर दिया गया था। पिछले एंग्लो सिख वॉर में लगातार वो अपने ही टेरिटरी के अंदर, सिख टेरिटरी के अंदर, अपने किंगडम के अंदर अलग अलग झगड़े देख रहे थे, लड़ाइयाँ देख रहे थे। एक बहुत बड़ी जो बड़ी लड़ाई थी वो हुई थी, और साथ ही साथ में इस समय पे वो उतने ज़्यादा एक तरह कहा जाए कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं या क्या उनके साथ में हो रहा है। इसी के चलते इस डॉक्यूमेंट पर, लाहौर ट्रीटी पर उनसे साइन करा लिए जाते हैं। लाहौर ट्रीटी पर साइन होते हैं और जो कोहिनूर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। तो राजा दिलीप सिंह ने, यहाँ पे जो 10 साल के राजा थे, उन्होंने कोहिनूर को सरेंडर किया, किसे? क्वीन ऑफ इंग्लैंड को। क्वीन ऑफ इंग्लैंड को यहाँ पे सरेंडर करा लिया जाता है, जो ट्रीटी में टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से डॉक्टर लॉजन थे, उनको यहाँ पे इंचार्ज बनाया जाता है रॉयल ट्रेजरी का,
जो कि जिसे स्टेट तोशक खाना कहा करते थे, तो यहाँ पे उन्हें इंचार्ज बनाया जाता है। और 6 अप्रैल 1849 को हेनरी लॉरेंस और जो डॉक्टर लॉजन थे, इन्होंने यहाँ पे कोहिनूर को रिसीव किया, जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनसे, ब्रिटिश क्वीन के लिए, ब्रिटिश क्वीन की तरफ से उनके बिहाफ पर कोहिनूर को ये दोनों आके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ले लेते हैं। कोहिनूर, इसके बाद कोहिनूर के साथ में आपको बता दें कि कुछ और भी जो महाराजा रणजीत सिंह की जो ट्रेजरी पूरा तोशक खाना हुआ करता था, जो कि लाहौर में उस समय पे शाही किले में, रॉयल फोर्ट में हुआ करता था, तो उसमें कई सारे और भी बड़े बड़े आभूषण और बड़े बड़े रत्न वहाँ पे थे, जिसमें दरिया नूर एक और डायमंड हुआ करता था, जिसको सी ऑफ लाइट कहते थे। दरिया नूर नाम का एक डायमंड था बड़ा, साथ में तैमूर की रूबी, ये भी यहाँ पे एक रत्न हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें जितनी थी वो सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था। इसके साथ हुआ क्या कि जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो अब इस हीरे को अंग्रेज़ों के पास लंदन में पहुंचाना था भारत से। इसके लिए क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो उस समय पे थे, भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी, तो डलहौजी ने यहाँ पे ऑफिशियली इस हीरे को, एक तारीख थी 7 दिसंबर 1849, उस दिन रिसीव किया। डॉक्टर लॉजन से यहाँ पे वो ही प्रॉपर एक रिसिप्ट बनाई गई थी, उस रिसिप्ट पे डेट है 7 दिसंबर 1849। उसके तहत यहाँ पे इसको लिया जाता है और हीरे को अब यहाँ पे डलहौजी का काम था लंदन तक पहुँचाने का। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों तक, 6 हफ्तों तक करीबन, जो जॉन लॉरेंस थे उनकी देखरेख में इस हीरे को रखा। और इसके बाद पर्सनली खुद लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस कोहिनूर को लेकर लाहौर से बॉम्बे पहुँचते हैं। बॉम्बे पहुँचे और बॉम्बे से इसके बाद, क्योंकि इसको आगे समुद्र के ज़रिए पहुँचाना था इंग्लैंड, तो यहाँ से बताते हैं कि कोहिनूर ने अपना जो आखिरी जो उसका क्षण था भारत के अंदर, वो क्षण था 6 अप्रैल 1850 का। 6 अप्रैल 1850 का वो दिन था जब कोहिनूर ने भारत को एक तरह से, भारत का जो किनारा था उसको छोड़ा और भारत की तरफ से भारत को एक अलविदा कहा। तो 6 अप्रैल 1850 को कोहिनूर भारत से निकला। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए लंदन पहुंच जाता है। कब? 2 जुलाई 1850 को। करीबन ये 3 महीने का समय लगा था लगभग। इस बीच में यहाँ पे ये जो समुद्री यात्रा करने के बाद कोहिनूर पहुँचता है लंदन। लंदन में जब पहुँचा तो उसी के अगले दिन 2 जुलाई को जब ये पहुँचा लंदन में, अगले ही दिन 3 जुलाई 1850 को जो सर JW लॉक थे, जो कि उस समय पे बताया जाता है कि डिप्टी चेयरमैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ये जो कोहिनूर था इसको प्रेजेंट किया क्वीन विक्टोरिया को। क्वीन विक्टोरिया को ये हीरा प्रेजेंट किया जाता है। एक सेरेमनी रखी गई थी बकिंगम पैलेस में लंदन के अंदर, और 3 जुलाई 1850 को ये जो सेरेमनी थी दोपहर में, उसमें यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को सर JW लॉज जो थे उन्होंने ये हीरा प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अब क्या हुआ? अगला साल आता है 1851। 1851 में जो अंग्रेज़ थे, जो ये ब्रिटिश क्राउन था एक तरह से, तो ये लोग चाहते थे, जो जितने भी राजशाही लोग थे, कि एक पब्लिक अपीयरेंस के लिए इस हीरे की, क्योंकि कई लोग इसका नज़ारा लेना चाहते हैं, कई लोग इसे देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए उन्होंने हाइडी पार्क में यहाँ पे एक शोकेस एग्जीबिशन लगाया था कोहिनूर का, कि वहाँ पे इसको प्रस्तुत किया जाएगा लोगों को देखने के लिए। जब इसका ऐलान हुआ तो काफ़ी बड़ी भीड़ जो थी लंदन के अंदर, वो यहाँ पे जमा हो चुकी थी। कई लोग देखना चाहते थे कि ये जो हीरा है, बहुमूल्य हीरा है, इसको हम देखें और कैसा ये लगता है, क्या है। लेकिन बताते हैं कि जब यहाँ पे जो घंटों वेट करने के बाद जब उस भीड़ ने इस हीरे को, कोहिनूर को देखा, तो बहुत ज़्यादा इससे डिसअपॉइंट हो गए थे वो लोग। ये हीरा जो था वो उनके मूल्यों पर, जिस तरह से उन्होंने सोचा था, उस पर खरा नहीं उतरा था। हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स को, जो उस समय पे जो लोग थे, उनको यूरोपियन कट डायमंड्स जो थे वो उसकी आदत थी, वो उसे बहुमूल्य समझते थे, उनको वो डायमंड अच्छे लगते थे। कोहिनूर उस तरह का बिल्कुल भी लगता नहीं था। तो यहाँ पे जो प्रिंस एल्बर्ट थे उस समय पे, यूके के जो ब्रिटिश किंगडम है उसके, प्रिंस एल्बर्ट ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत फील किया। ये देखा कि इस हीरे की वजह से मुझे बेइज्जती फील करनी पड़ी है, मुझे बेइज्जत होना पड़ा है, लोग, जनता को, मेरे खुद के राज्य की, इनको ये हीरा जो है वो पसंद नहीं आया है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि कोहिनूर को काटा जाएगा, उसको रीकट किया जाएगा, उसको दोबारा एक नया शेप दिया जाएगा, जो शेप हमारे लोगों को और हम लोगों को पसंद आए और जो हमारे ताज में फिट बैठ सके। तो इसके चलते यहाँ पे कड़ी मशक्क़त की जाती है दरबार के द्वारा कि भाई अब ढूंढा जाए कौन इस हीरे को ढंग से काट सकता है, बिना तोड़े काट सकता है, ज़्यादा नुकसान ना हो, उसका प्रॉपर शेप उसको कौन देगा। तो यहाँ पे बड़ी मशक्क़त के बाद बताते हैं कि बहुत इसमें महीने लगे, और उसके बाद एक डच कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन किया। उन्होंने कहा कि हम इस हीरे को, कोहिनूर को, जो आप कटवाना चाहते हैं उसको प्रॉपरली काटेंगे, और बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट जो है कैरेट वेट्स में
तो वो वहाँ पे उसका सिर्फ हटाया जाएगा और इसके बाद में आपको एक नया हीरा जो कोहिनूर है उसका नया शेप में वो हीरा मिल जाएगा। इस प्रपोजल को प्रिंस एल्बर्ट ने एक्सेप्ट किया और इसके साथ ही ये जो रीशेपिंग थी ये चालू हो जाती है, ये शुरू हो जाती है 16 जुलाई 1852 से। 16 जुलाई 1852 से एक बहुत ही बड़ी प्रोसेसिंग जो थी रीशेप करने की कोहिनूर को, उसको कट करके नया हीरा बनाने की, ये चालू हो जाती है, ये शुरू हो जाती है और उसके बाद 38 दिन करीबन लगे। 38 दिन तक ये डच कंपनी इस पे काम करती रही और कोहिनूर को फाइनली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ट्रांसफॉर्म जिस तरह से किया गया था तो आप ये देखिए कि कोहिनूर जो असल में एक 186 कैरेट का डायमंड हुआ करता था, उसको यहाँ पे बना दिया गया 105 कैरेट का ओवल शेप का डायमंड। ये था कोहिनूर ही, लेकिन उसका पूरा जो असल वेट था वो कम हो गया था, उसमें से छटाई हो चुकी थी और उसको एक नया शेप मिल चुका था। तो अब क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपने ताज में कोहिनूर को पहना, लेकिन 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सामने बात आई कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उनके बेटे थे किंग एडवर्ड 7th, वो उनकी ताजपोशी होगी, कोहिनूर अब वो पहनेंगे उस ताज में। लेकिन यहाँ पे जब ये चीज़ सामने आई, जब उनकी ताजपोशी होनी थी, उसके पहले पूरे इंग्लैंड भर में खबरें उड़ने लगीं कि ये जो हीरा है वो शापित है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी जो हिस्ट्री रही थी, जो इतिहास रहा था कोहिनूर का, उसको पढ़ना शुरू किया। उनको समझ आया कि ये जिन जिन राजाओं के पास में, महान शासकों के पास में रहा है, पावरफुल ताकतवर रूलर्स के पास में रहा है, कुछ ही सालों में या तो वो शासक खत्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, या फिर उनका जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। तो इन सब को देखते हुए ये बात सामने आने लगी कि कोहिनूर जो है, अगर कोई आदमी उसको पहनेगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर उसका साम्राज्य वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लेडी, कोई विमेन, महिला उसको पहनती है तो यहाँ पे कोहिनूर का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से लोग इसको एक शापित हीरा कहने लगे कि एक कर्स डायमंड है ये। तो इसके बारे में आपको बता दें कि ओटावा के जो कार्लटन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, उसके इतिहास के सहायक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डेनियल किन्से, वो ये बताते हैं एक इंटरव्यू में कि ये सब जो कोहिनूर के अभिशाप होने की जो अफवाहें थी वो इस तरह से उड़ी थी जब ये ब्रिटेन लाया गया था। उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने इन अफवाहों को उड़ाया था, इनको बताया था कि कोहिनूर जो है वो एक शापित हीरा है। और इसके तौर पर जाहिर है कि जो वर्ड है डेनियल किन्से के, वो कहते हैं कि जाहिर है यहाँ पे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो किंग और क्वीन थे, उन्होंने ये समझा कि असलियत में ऐसा हो सकता है कि कोई अगर शख्स, इसको जो आदमी है वो अगर पहने तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी और महिला यहाँ पे सिर्फ उसको पहन सकती है। और तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि ये जो हीरा है कोहिनूर, इसको केवल महिला ही पहन सकती हैं। तो तब से कोहिनूर जो है उसको जो इंग्लैंड की रानियाँ होती हैं वो लगातार पहनते हुए आ रही हैं। लेकिन इसके बाद ये प्रथा भी टूटी, आपको बताएंगे कि वो कैसे हुआ। लेकिन इस बीच में एक सवाल उठता है कि भारत की सरकार ने, क्योंकि भारत अब आज़ाद भी हो चुका था और सब चीज़ें हमारे पास थीं, तो हमने इसको वापस लेने के लिए कोहिनूर को क्यों कभी प्रयास नहीं किए। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बताया जाता है कि नई जो सरकार बनी थी, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया की 1947 में, पहली बार हमने, भारत सरकार ने रिटर्न के लिए कोहिनूर, क्योंकि हमें वापस दिया जाए, इसके लिए कहा था। उस समय पे बताते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय उड़ीसा में, उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि कोहिनूर वापस दे देना चाहिए। और इस ग्राउंड पे, इस बेस पे उन्होंने ये मांग की थी यूके से, इंग्लैंड से। उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो थे, वो जो अपनी मृतशैया पे थे, आखिरी दिनों में थे उनके, जब वो डेथ बेड पे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि इस हीरे को वापस दे देना चाहिए और ये हम जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, इस हीरे को हम जगन्नाथ टेम्पल को देना चाहते हैं। तो ये बात सामने आके जो उड़ीसा की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने भी, कांग्रेस की सरकार थी वो, तो उन्होंने भी मांग यहाँ पे की थी। ये सब चीज़ें हुई। इसके साथ ही आपको बता दें एक और बार फिर से मांग उठी। जो दूसरी बार मांग उठी थी वो 1953 में, 1953 में उठी थी, जब ब्रिटिश सरकार से ये कहा गया कि आप ये हीरा जो कोहिनूर है हमारा, हमें वापस दे दीजिए। और ये तब उठी थी 1553 में, जब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी उनकी ताजपोशी हो रही थी। तो ये यहाँ पर एक बार फिर से उठा। लेकिन हर बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या आंसर आता है कि आपकी जो ओनरशिप है, आप इसको उसको डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओनरशिप थी इस कोहिनूर की वो नॉन नेगोशिएबल थी। उस ट्रीटी में ये नॉन नेगोशिएबल थी, हम इसको, इस तरह के आपके क्लेम्स नहीं मान सकते। साथ ही आपको बता दें सिमिलर इसी तरह की जो रिक्वेस्ट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी की है, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने भी की है, और दोनों की ही क्लेम्स को, दोनों की ही डिमांड्स को खारिज कर दिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। साल 2000 में एक बार फिर से ये हुआ कि कुछ मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के,
उन्होंने एक लेटर साइन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को ये हीरा वापस दे देना चाहिए, लेकिन इसको भी ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। इन लोगों ने कहा था यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस ने कि ये जो हीरा है कोहिनूर, इसको इलीगली लिया गया है हमसे। जब ये बात सामने आई, इसके बाद आपको बता दें 2010 में क्या हुआ। 2010 में यूके के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, डेविड कैमरॉन भारत आए थे। उसके इस समय पे भी एक डिमांड हुई थी कि हीरा जो है हमें वापस कर देना चाहिए। तब डेविड कैमरॉन ने ये कहा था कि हम अगर यहाँ से अगर हम इस बात पे हामी भर देंगे कि आपको हीरा वापस दे दिया जाए तो हमारा जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है वो यकीन मानिए खाली हो जाएगा, वहाँ पे कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये चीज़ सामने आती है, लेकिन तब भी ब्रिटिश सरकार ने हीरा देने से मना कर दिया। साल 2016 आता है और साल 2016 की आपको रिसेंट की एक बात बताई जाए। एक PIL फाइल की गई थी। लुधियाना के एक एक्टिविस्ट, उन्होंने PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा यहाँ पे कि जब वो हाल ही में इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड अपने घूमने के लिए वो विजिट पर गए थे, तब उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में वहाँ पे कोहिनूर को देखा। और जब कोहिनूर को देखा तो कोहिनूर के बारे में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये हमें एज अ गिफ्ट दिया गया था, इट वॉज अ गिफ्ट। तो ये जब यहाँ पे सामने बात आती है, तो जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने इसके लिए एक PIL फाइल कर दी। उन्होंने कहा कि ये एज अ गिफ्ट नहीं दिया गया था। PIL जो उन्होंने फाइल की थी उसमें उन्होंने जो पार्टीज़ बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, हाई कमिश्नर ऑफ UK तक को यहाँ पे पार्टी बनाया गया था। और साथ ही साथ में उन्होंने कई सारी चीज़ें जो भारत से जो अंग्रेज़ ले गए हैं उनको ही वापस करने के लिए कहा था। उसमें जिसमें टीपू सुल्तान की तलवार थी, रानी ऑफ झांसी की जो तलवारें थी वो थी, बाकी और भी तरह तरह की जो अलग अलग ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे, रत्न थे, इन सब की वापस देने की मांग यहाँ पे की गई थी। लेकिन इसकी सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार जी ने 2016 में, जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे TS ठाकुर, उनकी अध्यक्षता वाली उस बेंच में ये बताया कि कोहिनूर जो है उसको जबरन या लिया या चुराया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे 1849 में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुआवजे के रूप में दिया था। ये बात सामने रख दी जाती है। जो रंजीत कुमार थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने एक 43 साल पुराना एक लॉ था, जो 43 साल पुराना लॉ है, उसके तहत यहाँ पे बताया कि सरकार जो है वो अलाउ नहीं करती ऐसी एंटिक्विटीज़ को वापस लेने के लिए जो कि देश के आज़ादी के पहले दी गई हों। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रोविज़न है वो इसके अंडर आता है कि एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 जो है उसके तहत यहाँ पे आप इन्हें वापस नहीं मांग सकते। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ASI सिर्फ उन एंटिक्विटीज़ को वापस ले सकती है, वापस लेने के लिए इशू कर सकती है, मांग कर सकती है, जो कि इलीगली एक्सपोर्ट की गई हों भारत से बाहर। तो ये कोहिनूर का एक तरह से इतिहास रहा, कैसे भारत ने इसकी मांग की वापस लेने की। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से ये खबरें कैसे सामने आई हाल ही में, मौजूदा समय में, कि कोहिनूर एक शापित हीरा है, एक शापित डायमंड है। ये इस तरह से आया कि 8 सितंबर 2022 को, 2 साल पहले ही, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से भारत में मांग उठने लगी कि अब ये हीरा जो है हमें वापस दे दिया जाए। इंग्लैंड में वहाँ पे अब उत्तराधिकारी कौन होगा, अगला कौन जिसकी ताजपोशी होगी, तो उसका नाम सामने आया कि प्रिंस चार्ल्स III जो हैं उनको यहाँ पे राजा बनाया जाएगा, किंग बनाया जाएगा। और एक्सेशन हिस्ट्री जो रही है कोहिनूर की, तो उसके तहत यहाँ पे ये सामने जाहिर था कि भाई कोई भी जो मर्द है, जो आदमी है, वो इसको नहीं पहन सकता कोहिनूर को, वो किसी लेडी को ही, किसी फीमेल को ही पहनना होगा जो कि क्वीन कंसर्ट होती हैं, मतलब जो कि वाइफ होती हैं राजा की। तो वाइफ राजा की इस समय है कैमिला को ये हीरा पहनना था। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ थी। अब जब आप ये देखिए कि कोहिनूर कैसे यहाँ पे एक बार फिर से शापित है, इस बात की ये जो चीज़ें हैं ये सामने आती हैं। ताजपोशी जब हुई किंग चार्ल्स III की, तो इस समय दिलचस्प बात ये थी कि इनकी ताजपोशी में, उस राज्य अभिषेक में, कोहिनूर जो था वो कहीं नज़र ही नहीं आया। कोहिनूर को उस ताज तक का हिस्सा नहीं बनाया गया जो कि यहाँ पे पहनाया जाना वाला था। इसके बजाय यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक अलग अलग, जिसमें रत्न जो थे वो जड़े हुए थे, सेंट एडवर्ड्स का ताज जो था वो यहाँ पे किंग चार्ल्स को पहनाया जाता है। और साथ में बताते हैं कि इसको कैमिला को भी ये जो ताज था नहीं पहनाया गया जिसमें कोहिनूर लगा है। इसके साथ ही इसकी शापित होने की बात सामने आती है कि जब ताजपोशी हुई किंग चार्ल्स III की, तो कुछ ही महीनों के बाद में उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। उन्हें इस समय पे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इसी के साथ में किंग चार्ल्स की जो हेल्थ की इश्यूज़ हैं जो लगातार चल रहे हैं, इसके बारे में लोगों ने फिर से एक बार बातें करना शुरू कर दी हैं कि ये सब कोहिनूर की वजह से हुआ है और कोहिनूर एक शापित हीरा है और इसके चलते यहाँ पे किंग चार्ल्स को भी कैंसर हो चुका है।
ये सब चीज़ें हुई सामने, लेकिन आप ये देखिए कि आज के दौर में जो कोहिनूर है हमारा, भारत का कोहिनूर, वो टावर ऑफ लंदन में ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। वहाँ पे लाखों विजिटर्स जो हैं वो उसको देखने के लिए जाते हैं, भीड़ उमड़ती है और ये चीज़ें वहाँ पे लगातार चल रही हैं। लेकिन ये जो भारत का हीरा कोहिनूर कैसे मुग़ल शासकों से पंजाबी राजाओं तक और फिर अंग्रेज़ों तक पहुँचा, ये सारी कहानी आज हमने आपको बता दी है। क्यों उसे एक शापित हीरा कहा जाता है ये बता दिया है, क्यों उसे कट किया गया था, उसको रीशेप किया गया था 186 कैरेट के हीरे को 105.6 कैरेट के हीरे में तब्दील कर दिया गया, ये भी आपको बताया। तो उम्मीद है ये जो स्टोरी है कोहिनूर की, इसमें आपको कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी और आपको अच्छा लगा होगा, ये सब जान के समझ में आया होंगी कोई नई चीज़ें। ज़रूर बताइएगा आपके अगले टॉपिक आप कौन से चाहते हैं जिन पे हम वीडियो बनाएं। साथ में ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और साथ में एक ज़रूरी सूचना कि एक बार इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर आप देख सकते हैं सारे लिंक्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। सारे डिटेल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे जाके उन अफोर्डेबल रेट्स पर और बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए क्या करना है, VJ Life कोड लगाना है, जो कि आपका कोड है। इस कोड को लगाते ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, बहुत बड़ा डिस्काउंट पाते हैं। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।